हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और वेलकम करता हूं आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो इस चैनल पर यदि अभी तक आप एक न्यू लर्नर्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने इस YouTube थंबनेल को देखा ही होगा, तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम बतला दूं कि अभी हमने एक मेगा क्विज लॉन्च किया है। ठीक है, एक मेगा क्विज लॉन्च किया है जिसके ज़रिए हम प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जितना भी सब्जेक्ट है इंटर में आता है, ठीक है, उस पूरे सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का 500 मोस्ट VVI एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को रखा गया है। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्विज रखा गया है। ठीक है, और उन सारे सब्जेक्ट के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आप यह मान लीजिए कि आपका जो इंटरमीडिएट एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसका 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर अधिक है। एक सब्जेक्ट का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये बहुत अधिक हो गया। ठीक है, और उसमें भी ये सब वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर क्रिएट किया गया है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बेसिकली जो ये देख रहे हैं ये पार्ट 2 है कि पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था। जैसे ये हिस्ट्री अभी चल रहा है, ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया था। ठीक है, और इसमें और इस पार्ट 2 में लगभग हमारा 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें रखा गया है। ठीक है, और पार्ट 3 भी लाया जाएगा जिसमें लगभग 150 उसमें भी होगा। तो इस तरह से लेकर लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिस्ट्री से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के हम लोग लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार किए हैं। ठीक है, और बेसिकली आज का सेशन है वो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 का लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें मोस्ट VVI एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखा गया है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 था। ठीक है, और इसमें आपका 150 लगभग क्वेश्चंस होगा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियोज नहीं देखा है तो जाकर आप सब देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वहाँ पर डील किया गया था। ठीक है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं ये पार्ट 1 का वीडियोज अपलोड कर दिया गया है। तो यदि अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बतलाया गया था। ठीक है, जो कि बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली जो जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या है कि पार्ट 1 में हम लोग यूनिट 1 को कवर किए थे। ठीक है, जैसा कि आप सबका जो इंटर का जो बुक है हिस्ट्री का, ठीक है, वो 3 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट 1 में आपका एंशिएंट हिस्ट्री आ जाता है। ठीक है, जो चैप्टर 1 से शुरू होता है और 4 चैप्टर तक एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, तो यूनिट 1 में वो आ गया। तो हमने पार्ट 1 में यूनिट 1 को कवर किया था। ठीक है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट VVI एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखे थे। ठीक है, और यूनिट 2 में क्या आता है, तो यूनिट 2 में आता है मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है,
तो यूनिट 2 को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या लगभग 150 होगा, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये हमारा यूनिट 2 है, ये आज का होने वाला सेशन है, ठीक है, जिसमें हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 है। ये हमारा मेगा क्विज का पार्ट 2 है, जो ये सेशन आप लोग देख रहे हैं अभी, ये मेगा क्विज का पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट 2 में ये यूनिट 2 को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर किए थे, ठीक है, और ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली यूनिट 2 है, यूनिट 2 यानी मिडाइवल हिस्ट्री का शुरुआत होगा चैप्टर नंबर 5 नंबर 101 से शुरुआत हो रहा है कि तो जैसा कि आप सबका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, फ्रांसवा बर्नियार जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। तो आप सबको अपने से प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयत्न करना है, ठीक है, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको अपने से आंसर देने का प्रयत्न करना है, ठीक है। और जो भी इस सेशन में आप क्वेश्चंस देखेंगे और इससे रिलेटेड आपको डाउट यदि होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फ्रांस। जो फ्रांसवा बर्नियार था वो, ठीक है, और जिस देश से भारत आया था वहाँ देश का नाम है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, इब्न बत्ता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा में कितने दिन का समय लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 40, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। तो आपको बतलाना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इब्न बतूता को। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 104, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 है, ठीक है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ नंबरिंग देने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अल-बिरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, मेगा अस्तनीज कौन था। आपको बतलाना है कि इनमें से मेगा अस्तनीज कौन था, उनका यानी प्रोफेशन क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी वो एक राजदूत था, वो एक एम्बेसडर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था, वहाँ था। तो क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। तो क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वेनिस। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 109 आप सबके स्क्रीन पे है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना है वे है, तो चीज़ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी नारियल तथा पान। तो क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 110 है, अल-बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वहाँ था। तो अल-बिरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था, आपको यहाँ बतलाना है।
तो क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, इब्न बतूता की भारत की यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वहाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 14वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 112 है, क्वेश्चन नंबर 113 है, किताब उर रहला का रचनाकार का नाम क्या है। आपको बतलाना है कि जो किताब उर रहला है, ठीक है, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर हुआ है। तो किताब उर रहला है, इसका रचनाकार का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इब्न बतूता। तो क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। आपको बतलाना है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मोरक्को का। तो क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 115 आप सबके स्क्रीन पे है। जो क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। आपको बतलाना है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अरबी में। तो क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ेंगे। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। आपको बतलाना है कि गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। तो क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फायान। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, वास्को डी गामा कब भारत आया था। आपको बतलाना है कि वास्को डी गामा कब भारत आया था। तो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 20 मई 1498 ईस्वी को। तो क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था। आपको बतलाना है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वेनिस होगा। तो यहाँ पर वेनिस में टाइपिंग एरर हुआ है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 120 आपके स्क्रीन पे है। जो क्वेश्चन है, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत का उल्लेख है। आपको बतलाना है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इब्न बतूता। तो क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत को डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा यात्री भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इब्न बतूता ने। तो क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 122 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 है, जिसमें है क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मार्को पोलो को। तो क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 124 है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर को छोड़ा। यह किसने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं है, यानी वो यात्री इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता हुमायूं के दरबार में आया था। ठीक है, जो कि ये वहाँ एक अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था।
तो क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जहांगीर के दरबार में। तो क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 127 का शुरुआत होगा चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर नंबर 6 का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, जिसमें आप लोग धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्राद्धा ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 127 है, शेख माउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? आपको बतलाना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, वीर शैव जिसे हम लिंगायत भी बोलते हैं, तो वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बासवाना। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आपको बतलाना है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से महिला संत थी। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन महिला संत थी। तो जो क्वेश्चन नंबर आप सब 131 देख रहे हैं, इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ताकि हमको भी यहाँ पता चले कि आपका स्टडी किस लेवल तक पहुँच गया है। ठीक है, हालांकि हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ बढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 131 आपके लिए है। ऐसे मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस को रखे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 132 है, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? आपको बतलाना है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 133 है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बतलाना है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 134 आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। आपको बतलाना है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली कब से कब तक बने रहे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शताब्दी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में दक्कन में चोल जो था वो शक्तिशाली बने रहे। तो क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तुर्क। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर हुआ है नंबरिंग मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 137 है। तो क्वेश्चन नंबर 137 है, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वहाँ था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7वीं। तो क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 138 आप सबके स्क्रीन पे है, ख्वाजा माउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 139 है, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बिहार।
क्वेश्चन नंबर 140 है, ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? जो यहाँ पर काव्य पंक्ति लिखा गया है पाहन पूजे हरि मिले, तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कबीर का। तो क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, शंकराचार्य का मत है। आपको बतलाना है कि इनमें से शंकराचार्य का कौन सा मत है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अद्वैतवाद। तो क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। आपको बतलाना है कि वल्लभाचार्य का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वाराणसी में। तो क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार का काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चिश्ती से। तो क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 143 आपके स्क्रीन पे है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? आपको बतलाना है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 144 है का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कबीर। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? आपको बताना है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी नक्शबंद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 आप सबके स्क्रीन के सामने है। तो सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ख्वाजा माउद्दीन चिश्ती। तो क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आपको बतलाना है कि इनमें से बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 148 है, किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ मूव ऑन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 149 का शुरुआत होगा चैप्टर नंबर 7 से, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है, जो कि इसका टाइम पीरियड है लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 149 है, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐबक ने। तो क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ तक हमारा 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अभी लगभग 100 क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है, इस सेशन का पार्ट 2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 150 है, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1347 में। क्वेश्चन नंबर 151 है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1435 में। क्वेश्चन नंबर 152 है, अहमदनगर, बीजापुर तथा बराद सुल्तानों का उदय हुआ था? तो कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 152 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 152 है आपके लिए। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 153 है, यात्री बरबोसा का संबंध था। तो आपको बतलाना है कि यात्री बरबोसा का संबंध इनमें से किस देश से था। तो क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पुर्तगाल से। क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 154 है, हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो भाई कब किया था हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 155 है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। यानी जो विजयनगर के शासक थे तो उनके समकालीन के शासक का क्या नाम था। यानी उनके समकालीन राजवंश के शासक का क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 155 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गजपति। क्वेश्चन नंबर 156 है, होयसलों के राज का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 157 है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। तो क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा था। क्वेश्चन नंबर 158 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। आपको बतलाना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 159 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे। आपको बतलाना है कि इनमें से विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे। और एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संगम वंश के। जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे वो एक संगम वंश के थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 160 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था। आपको बतलाना है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हरिहर एवं बुक्का। क्वेश्चन नंबर 161 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपको बतलाना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1336 में। क्वेश्चन नंबर 162 है, विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के द्वाब में फला फूला था। तो उन दो नदियों का नाम आपको बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 162 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के द्वाब में विजयनगर साम्राज्य फला फूला था। तो क्वेश्चन नंबर 163 है, विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था। यानी विजयनगर जो साम्राज्य था उनका किस साम्राज्य से हमेशा लड़ाई चलता था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बहमनी साम्राज्य से। और ये दोनों साम्राज्य आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। आपको बतलाना है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 165 आप सबके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 165 है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था। आपको बतलाना है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 166 आप सबके स्क्रीन के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 166 है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था। आपको बतलाना है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तुलु वंश से। क्वेश्चन नंबर 167 है,
विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपको बतलाना है कि इनमें से विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 167 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आलिया राम राय। तो क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 168 आप सबके स्क्रीन के सामने है, लेकिन यहाँ पर हुआ है नंबरिंग मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 169 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बेसिकली जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो शताब्दी में दिया गया है, ठीक है। तो आपको बतलाना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 170 है, विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था कब? तो क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 171 है, और क्वेश्चन नंबर 171 का शुरुआत होगा चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज, ठीक है, जिसमें आप कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक, ठीक है। तो किसान, जमींदार एवं राज चैप्टर का नाम है, और इससे रिलेटेड मोस्ट पीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 171 है, खानवा का युद्ध कब हुआ? आपको बतलाना है कि इनमें से खानवा का युद्ध कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 172 है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1529 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 173 है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ मूव ऑन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 175 है, मुगल काल की भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। और तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 176 है, बाबर के समरनों का मूलतः क्वेश्चन नंबर 176 है, बाबर के समरनों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी तुर्क ए बाबरी एवं तुर्की। तो क्वेश्चन नंबर 177 है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। तो आपको बतलाना है कि उस समय उतने टाइम पीरियड के बीच में, जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है, उसके बीच में भारत की आबादी कितने के करीब हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी लगभग 5 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 178 है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पतझड़। क्वेश्चन नंबर 179, तो क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? आपको बतलाना है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वसंत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 170 है, आईने के अनुसार, यानी आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है, सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। तो वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी? तो क्वेश्चन नंबर 180 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3 फसल होती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 181 है, आइन हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं, यानी दोनों मौसमों को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें की कुल उगाई जाती थी उसकी संख्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुआ यानी 39। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ मूव ऑन करेंगे और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 183 है। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मक्का। क्वेश्चन नंबर 184 है और यहाँ पर हुआ है नंबरिंग मिस्टेक, तो क्वेश्चन नंबर 185 है। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, तो आपको बतलाना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 185 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी खेतिहार किसान पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम भी बोला जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 है। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, ठीक है, जिसे कहते थे, आपको बतलाना है कि मुखिया को क्या कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 186 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मुकद्दम या मुखिया। उस समय मुखिया को मुकद्दम बोला जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 है। गांव के मुखिया या मुकद्दम मंडल का मुख्य कार्य था, यानी उसका मुख्य कार्य क्या था। गांव का मुखिया जो जिसको मुकद्दम भी बोला जाता था, ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 187 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी गांव के आमदनी एवं खर्च का हिसाब किताब रखता था, ठीक है, और अपनी उसके और ये सब अपनी निगरानी में करवाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 है। राजस्थान और क्वेश्चन नंबर 188 है। राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है, दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है। तो क्वेश्चन नंबर 188 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी पश्चिमी में। राजस्थान और महाराष्ट्र भारत के किस भाग में आते हैं, तो एक पश्चिमी भाग में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189 है। अकबरनामा की रचना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 191 है। आईने अकबरी, ठीक है, अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है। जो आईने अकबरी है, ठीक है, ये अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी तृतीय खंड से। क्वेश्चन नंबर 192 है। किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 192 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी बाबरनामा में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 193 है। अकबर के समय सूबों की संख्या कितने था। आपको बतलाना है कि अकबर के समय में सूबों की कुल कितनी संख्या था। तो क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 15। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 194 है। किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, और यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको हम लोग करेंगे इग्नोर और इसके आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 196 है। किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज, ठीक है, व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। आपको बतलाना है इनमें से किस ग्रंथ में, ठीक है, कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज, ठीक है, व जमींदार के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 196 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी आइन ए अकबरी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 197 है। अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है। तो आपको बतलाना है कि ये दोनों ग्रंथ अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी फारसी में। क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ मूव ऑन करेंगे।
आलोचना किस विद्वान ने की थी? आपको बताना है कि अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ मूव ऑन करेंगे और हम लोग 200 क्वेश्चंस के काफ़ी निकट, यानी एक क्वेश्चन और पीछे है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200 पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 199 है, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? तो क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सम्राट का। जो खालसा भूमि होता था उस पर सम्राट का अधिकार होता था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 200 है, 1563 ईस्वी में खालसा भूभाग की देखभाल करने हेतु, ठीक है, अकबर ने किसे नियुक्त किया था? जो खालसा भूमि था या भूभाग था, ठीक है, उसको देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एतमाद खां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 है, मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 201 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जब्ती। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो टोडरमल था, ठीक है, वो एक वित्त मंत्री था, ठीक है, मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में, ठीक है, और अकबर के काल में वो, ठीक है, अकबर के समय में वो वित्त मंत्री था, ठीक है, और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 202 है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पोलज। तो क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 203 है, पोलज एवं प्रति भूमि से सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। तो आपको बतलाना है कि पोलज एवं प्रति भूमि से कितना भूमि कर वसूला जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1/3। क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 205 है, भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शेर शाह को। क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 206 आपके स्क्रीन पे है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? आपको बतलाना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो क्वेश्चन नंबर 206 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1519 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 207 है, बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया? आपको बतलाना है कि बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया। तो क्वेश्चन नंबर 207 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भेरा, खुशाब और चिनाब। क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 208 है, बाबर ने बदखासा कब जीता? आपको बताना है कि बाबर ने बदखासा कब जीता। तो क्वेश्चन नंबर 208 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1520 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 209 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? आपको बतलाना है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 209 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 210 है, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया? तो क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तुलगामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 211 आप सबके स्क्रीन पे है, भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 212 है, कलंदर की उपाधि किसे दिया गया है? आपको बतलाना है कि इनमें कलंदर की उपाधि किसे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 212 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बाबर को।
क्वेश्चन नंबर 213 का है और क्वेश्चन नंबर 213 है और क्वेश्चन नंबर 213 का शुरुआत होगा चैप्टर नंबर 9 से और जो चैप्टर का नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त, ठीक है, और जिसमें आप मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें इसका टाइम पीरियड जो है लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़े मस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 214 है। और आपको बतला दूं कि ये चैप्टर नंबर 9 है, पार्ट 2 का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये यूनिट 2 यानी मिडाइवल हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद, ठीक है, चैप्टर 10 से शुरुआत होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, जिसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे, ठीक है। और जो कि हमारा वो होगा यूनिट 3, ठीक है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो चलिए फिलहाल चैप्टर नंबर 9 से जुड़े मस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 214 है, अंग्रेजी में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 214 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्रॉनिकल्स, ठीक है, जिसको इतिवृत्त भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ। तो भाई मुगल नाम कैसे उत्पन्न हुआ, अर्थात इनमें किससे उत्पन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मंगोल से। क्वेश्चन नंबर 216 है, मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुनाव किया था वह था तैमूरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तैमूर, जिसको तैमूरी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। आपको बतलाना है कि मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बाबर। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। और एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 218 है, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको करेंगे हम लोग इग्नोर और इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 220 है, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 220 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 221 है, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। आपको बतलाना है कि इनमें से किसने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। तो क्वेश्चन नंबर 221 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 222 है, आलमगीर जिस मुगल सम्राट की एक पदवी थी उसका नाम था। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आलमगीर इसमें से किसके लिए एक पदवी था, यानी उपनाम था, किसको आलमगीर के नाम से जानते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 224 है, मुगलकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त में से सभी से। यानी मुगल शासकों के द्वारा लिखित आत्मकथा से भी जानकारी मिलती है मुगल काल के बारे में, ठीक है। और मुगल शासकों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित विवरणों से भी पता चलता है, ठीक है। और बादशाहों के विभिन्न फरमानों के संकलन से भी पता चलता है। बादशाह लोग भी, यानी उस वक्त के सम्राट लोग भी अपने द्वारा फरमान जारी किया जाता था, ठीक है। फरमान बेसिकली आदेश को बोला जाता था, ठीक है। तो इन सब से
मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 225 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 225 है, तुझ ए बाबरी का लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 225 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ यानी बाबर। क्वेश्चन नंबर 226 है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 226 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 227 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 228 है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? आपको बतलाना है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 228 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी राणा संगा को। क्वेश्चन नंबर 229 है, कौन सा शासक हुमायूं के पतन का कारण बना? आपको बतलाना है कि कौन सा शासक हुमायूं के पतन का कारण बना। तो क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 230 है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 231 है, अकबर कब सिंहासन पर बैठा? आपको बतलाना है कि अकबर कब सिंहासन पर बैठा। तो क्वेश्चन नंबर 231 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 232 आप सबके स्क्रीन पे है। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 232 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 13 वर्ष। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसका उम्र 13 वर्ष था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233 है, नूरजहां किसकी पत्नी थी? आपको बतलाना है कि नूरजहां किसकी पत्नी थी। तो क्वेश्चन नंबर 233 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी जहांगीर की। क्वेश्चन नंबर 234 है, दक्षिणी राज अहमदनगर को अंतिम रूप से किसने विजित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 234 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 235 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 236 है। ठीक है, उत्तराधिकारी का युद्ध अंततः किस शासक ने जीता? आपको बतलाना है कि इनमें से किस शासक ने उत्तराधिकारी युद्ध को जीता। तो क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 237 है, किसके समय में मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी? तो क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 238 है, मीर बख्शी जो मीर बख्शी नाम अधिकारी प्रमुख था, यानी मीर बख्शी नाम का जो अधिकारी है, ठीक है, वो किस विभाग का अधिकारी था? तो क्वेश्चन नंबर 238 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी होगा यानी सैन्य विभाग का। क्वेश्चन नंबर 239 है, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? सॉरी, यहाँ पर बोला जा रहा है कहाँ हुआ था। ठीक है, यानी शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध यानी सत्ता के जो सत्ता के प्राप्त करने के लिए जो युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, तो वो युद्ध कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 239 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सामूगढ़ में। यह युद्ध सामूगढ़ में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 है, किस सम्राट ने अपने वृद्ध पिता को बंदीगृह में डाल दिया था? आपको बतलाना है कि किस सम्राट ने अपने वृद्ध पिता को बंदीगृह में डाल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 241 है, दारा
दारा शिकोह के पुत्र का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 241 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सुलेमान शिकोह। और जो दारा शिकोह था ये औरंगजेब का भाई था, ठीक है, और दारा शिकोह के पुत्र का नाम सुलेमान शिकोह था। तो क्वेश्चन नंबर 242 है, औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? क्वेश्चन नंबर 242 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1658 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 243 है, निम्न में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आपको बतलाना है कि इनमें से किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 244 है, औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर कब लगाया था? तो क्वेश्चन नंबर 244 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 12 अप्रैल 1679 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 245 है, औरंगजेब ने कब हिंदुओं की होली दीपावली के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो जो औरंगजेब का जो धार्मिक नीति था, ठीक है, वो जो धार्मिक नीति का पालन करता था, ठीक है, वो हिंदू विरोधी था, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि औरंगजेब ने कब हिंदुओं के होली दीपावली उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 245 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 246 है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 246 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गुरु तेग बहादुर का। क्वेश्चन नंबर 247 है, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का मथुरा के किन लोगों ने विरोध किया? तो क्वेश्चन नंबर 247 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जाट लोगों ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 248 है, 1685 ईस्वी मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो क्वेश्चन नंबर 248 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी राजा राम। क्वेश्चन नंबर 249 है, औरंगजेब के शासन काल में बुंदेलों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो क्वेश्चन नंबर 249 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चंपत राय के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 250 है, फाइनली अब हम लोग 250 क्वेश्चंस पे आ गए हैं, और ये पार्ट टू का ये 150 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब तक हमने 150 क्वेश्चंस को कवर कर लिए, ठीक है। मैं आई थिंक मेरे अनुसार 2 से 3 क्वेश्चंस और होगा, ठीक है, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस बन गया है। जबकि हम लोग जब एंशियंट हिस्ट्री को कवर किए थे उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस को देखे थे, ठीक है, और मिडाइवल हिस्ट्री में 150 क्वेश्चंस से अधिक बन गया है क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने कवर कर लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 250 है, और इस सेशन का ये 150वां क्वेश्चन नंबर है। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? आपको बतलाना है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। और यूँ कहूँ तो खुर्रम किस मुगल सम्राट को कहते थे, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 250 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शाहजहाँ को। क्वेश्चन नंबर 251 है, बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है? आपको बतलाना है कि बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है। तो क्वेश्चन नंबर 251 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 252 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बतलाना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 252 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सासाराम। क्वेश्चन नंबर 253 है, और इस सेशन का और पार्ट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मिडाइवल हिस्ट्री का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 253 का क्वेश्चन नंबर 253 है 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 253 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जहांगीर के समय में। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इस सेशन में 153 क्वेश्चंस को कवर किए हैं, ठीक है, जो कि मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है, और यूनिट 2 में इसको पढ़ाया जाता है मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 5 से शुरुआत हुआ था और चैप्टर नंबर 9 तक ले दिया गया है मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हमने आज कवर किया और इससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखें। इसके अगले सेशन में, यानी यूँ कहूँ तो आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम लोग यूनिट 3 में मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और उससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा, यानी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किए थे, यूनिट 1 में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किए थे और उसमें हम लोग लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे थे, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने उस क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पर बतलाया गया है। और इसके आने वाले वीडियो यानी लगभग कल या परसों में जारी हो जाएगा, तो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। और ये पूरे क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हैं, यानी 500 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तो हिस्ट्री में आपका 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मजबूत होगा। जितना भी क्वेश्चन इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा जाता है उसका 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो से कवर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, ठीक है, इसका पार्ट 3 मतलब आएगा और पार्ट 3 में समाप्त हो जाएगा 500 क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को रखेंगे, ठीक है, और उसमें भी हम लोग 500 मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा।